अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मुद्दत 29 नवंबर को खत्म हो रही है और उन्होंने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। कल ISPR ने बयान दिया था कि आर्मी चीफ ने मंगला और सियालकोट गैरीजन का अलविदाई दौरा किया है और आज आर्मी चीफ ने मुल्तान का दौरा करके अफसरों और जवानों से मुलाकात की है। और ऐसे में हुकूमत नए आर्मी चीफ के नाम पर मुसलसल मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए 3 दिन से लंदन में थे, जहां आज उनकी नवाज शरीफ से 3 दिन में चौथी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत के पास जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ 2 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान इसी मुशावरत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। और अचानक इमरान खान ने एक दफ़ा फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर वही तनकीद शुरू कर दी है जो कुछ दिन पहले कर रहे थे, दरमियान में बदल गए थे। और आज फिर गुजरात में लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि सजा याफ्ता आदमी से मिलने वज़ीर आज़म लंदन गए, ये आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो फैसला करेगा कि कौन इसकी चोरी बचाएगा। क्या हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं कहता हूं जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ नहीं बन। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजा याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब जैसे जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आता जा रहा है, इमरान खान तैनाती करने वालों को मुतनाज़ बनाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान बार बार मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये हमारा इशू ही नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद बार बार ये कहने लगे कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। अगर इदारा मजबूत करना है, मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन 2 डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। चोरों को मैं कह रहा हूं कि कभी ये भी आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? हमारा ये मुस्तकबिल रह गया कि इस तरह के चोर हमारी जिंदगी के फैसले करें और हम चुप करके तमाशा देखें? पकौड़ा नवाज शरीफ वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है। ये मौक़िफ़ काफ़ी अरसे तक इमरान खान ने अपनाए रखा। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इसे दोहराते रहे। फिर अचानक इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्जी तौसी देने की बात कर दी। और फिर कुछ अरसे पहले सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि हमें टॉप के 5 नामों में से एक नाम पर एतराज़ है। और फिर 29 अक्टूबर को लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बातचीत के जरिए तय करना चाहते थे। मेरे जानने वाले हैं, महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। मैंने कहा हमको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आइनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। उसको तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, दिन रात कहते ये एनोरल के लिए तैयार है, चाहते हैं। अब वो अपने पैगंबर भेजते हैं कि मुझसे बात करें। ये बदतरीन किस्म का दोगलापन नहीं तो क्या है। इस पर मुरीदके में कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने आप गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाया करते थे। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें, और फिर एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे।
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुशावरत से आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। और फिर अचानक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बदला और शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक के बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत जिसे चाहे आर्मी चीफ लगाए। आपका किसी एक आध पर एतराज़ है कि उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए या अब आपके लिए ये मसला नहीं है? देश के वजीर आजम का अख्तियार है, आइन में वाज़े है कि अख्तियार किसका है। आज ये वजीर आजम ने देखना है कि वो क्या पुरुष समझते हैं। और फिर 3 दिन पहले 8 नवंबर को सहाफ़ियों ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात में सवाल किया कि क्या उन्होंने ये मुतालबा किया था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर उनसे या उनकी पार्टी से मुशावरत की जाए। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि नहीं, वो जिसे चाहें आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकते हैं। और फिर कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खट्टक ने एक बार फिर कहा कि अहम तैनाती के हवाले से उम्मीद है कि अच्छा फैसला होगा, जो मर्जी आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, इससे पीटीआई का कोई वास्ता नहीं। वो मर्जी आर्मी चीफ बन जाए, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। वो जो भी बनता है हम समझते हैं कि जो भी आएगा अच्छा होगा। और फिर कल खबर आई कि आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से लंदन में इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से। तो आज एक बार फिर इमरान खान अपने पुराने मौक़िफ़ पर वापस चले गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ मुशावरत को सख्त तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वही बंदा लगाएगा जो उसकी चोरी बचाएगा। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया और इमरान खान ने एक बार उन्हें तौसी भी दी। अब से कुछ दिन पहले एक और तौसी देने की बात भी की और ख़ुद ये भी मान चुके हैं कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक और तौसी ऑफ़र की थी। इस तरह मौका बदलते रहे इमरान खान साहब। बाकायदा तौर पर एक रिश्वत ऑफ़र कर चुके आर्मी चीफ को अपनी हुकूमत बचाने के लिए कि हमसे तौसी ले लें, और अभी कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ नवाज शरीफ की मुशावरत से नहीं लग सकता है। तो चल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी असद उमर ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन की स्याही भी खुश नहीं होती है और वो खुद मुख्तार हो जाता है और जो ये समझता है कि आर्मी चीफ अपनी तैनाती करने वाले की बात मानता है तो उसने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। तो क्या इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी है? इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी। असद उमर साहब को भी दावत दी मगर कोई तैयार नहीं हुआ। क्या पीपल्स पार्टी भी इस बात से राज़ी है कि जो भी फैसला लंदन में हुआ है वो पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल है, या आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी कोई चॉइस है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, इमरान खान साहब की एक मुसलसल पोजीशन रही है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी करप्शन बचाने के लिए नए आर्मी चीफ लगाएंगे और एक ऐसे शख्स को लगाएंगे। आज उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक बात की है कि इसलिए शहबाज शरीफ गया है, और ख्वाजा से आसिफ साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कंफर्म किया वो इसीलिए मुशावरत के लिए आए हैं, अब वहां से मुशावरत करके वापस मुल्क भी आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की कोई चॉइस नहीं है, जो फैसला नवाज शरीफ ने कर लिया और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर कर लिया, पीपल्स पार्टी उसी को कि हाँ में हाँ मिलाएगी। शाहजेब साहब, आप इमरान खान साहब की बात को इतना मोतबर समझ रहे हैं कि वही हरफे आखिर हो गया? क्या वैसे ही होना है जैसे वो कह रहे हैं? वो तो मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं, वो तो मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं और वो अपने ख्याल में अपने ख्याल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, दौड़ाते रहे। जब फैसला हो जाएगा, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि फलां जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए बचाने के लिए जिसको लगाएंगे वो बंदा ठीक नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान फौज के पहले 5-6 जनरलों को उसी कैटेगरी में ला रहे हैं। फिर वही आज उन्होंने बात की है जो पहले भी वो कहते रहे। हमारा ख्याल था कि शायद कुछ उनको समझ आ जाए, शायद कुछ उनको समझाने वाले समझा लें कि भाई अपना लिसान ही तब्दील कर लो, कुछ आर्गुमेंट ही बदल लो। यानी आप खुद कह रहे हैं खान साहब कि अगर ये लोग लगाएंगे तो किसको लगाना है? किसी को बाहर से उठा के मुझे या शाहजेब को तो नहीं लगा देना। पाकिस्तान की फौज के सीनियर जो 5 आदमी हैं, 5 जनरल्स हैं, उनमें से किसी एक को लगना है। और उनमें से कौन है जिसको खान साहब ये शक कर रहे हैं कि वो करप्शन छुपाएगा, वो उनकी करप्शन को सपोर्ट करेगा? क्या बात कर रहे हैं? और फिर जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो 4 साल, पौने 4 साल, बाकियों को तो छोड़ दे, खुद आप अपने तौर पे बैठ के उनको जेलों में दर्ज करके अपनी मर्जी के दाव बना के गैप के चेहरे इशारत पे उंगली रख के फैसले कराते रहे। एक पाई एक चीज सबूत नहीं दे सके, फिर भी एक गर्दान है तो उनको छोड़िए साहब का। मगर खैर साहब मुझे ये बताएगा कि अब ये अचानक हुआ है, क्योंकि हुआ ये कि खान साहब ने जाहिर पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि हम नहीं करने देंगे इनको आर्मी चीफ तैनात। फिर दरमियान में वो जर्नलिस्ट से मिले लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, जिसे लगाना है लगा दें। फिर परवेज़ खट्टक साहब ने भी ये बात की कि जिसे लगाना है लगा दें, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की। ये अचानक
कुछ ना कुछ बदला है। जैसे ये लंदन में मुलाकात हुई है, मैं पीपल्स पार्टी की पोजीशन जानना चाहता हूं कि आपको कोई एतराज़ नहीं है कि जी जरदारी साहब का भी कोई इनपुट होगा, या ये मिलके फैसला करना है आप लोगों ने, या जो फैसला होकर आ गया है आपको काबिल कबूल होगा? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी पार्टी के रहनुमा, अपने लीडर, अपने रहबर के पास, उनसे मशवरा करने। डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ है तो उनका हक है, वो अपना जमाती मशवरा करेंगे। वापस आके वो अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे, वो इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, और वो वापस आके मेरी जमात की क़यादत यानी जरदारी साहब से या बिलावल साहब से बात कर लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर लेंगे। पहले भी उनकी गुफ्तगुएं हुई हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, फिर मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब की बात को बिल्कुल मोतबर न समझिए। वो तो हर बंदे को गालियां दे रहे हैं, हर चीज के ऊपर तशक्कुक उठा रहे हैं, हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खान साहब से ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने पूछना है। वो चीखें चिल्लाएं, जो मर्जी करें, ये आर्मी चीफ का फैसला प्राइम मिनिस्टर का है, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, वही फैसला करेंगे। और कायरा साहब, आर्मी चीफ ने कह दिया कि तौसी के हवाले से, और फिर ज़ाहिर अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, हुकूमत भी इंदिया दे रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। तो अब ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, या 29 तक एक तूफ़ानी सूरत हाल ही इस मुल्क में रहेगी? क्योंकि इमरान खान साहब तो आ रहे हैं इस्लामाबाद, आप नाले संजीदा मगर आ रहे हैं, और जब वो आएंगे उसके बाद एक तैनाती का मामला चल रहा होगा, तो ये तूफ़ान रहेगा फिर 29 तक? देखिए, खान साहब जो तूफान लाना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वो तूफान ला रहे हैं और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, जिस तरह वो खुद भी फरमा रहे हैं, तो फिर आप खुद जरा गौर कीजिए कि खान साहब को वो काम क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। और हम तो कह रहे हैं कि जनाब, अगर आपका कोई मुतालबा है तो बैठ के बात करने को तैयार है। आप शर्तें रख के बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और अगर आप मुसल्लह होके, जिस तरह आपके वज़रा धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह आपके टीवी वाले कई दोस्त कह रहे हैं कि उनको मुसल्लह किया जा रहा है, उनको टीयर गैस शेल 4000 दे दिए गए हैं, उनको गन्स दे दी गई है, ऐसी सूरत हाल में अगर लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो कानून वो रास्ता इख्तियार करेगा जो कानून के तहत उनके लिए बनता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। मगर उसके बाद आप समझते हैं कि ज़ाहिर वायलेंस आपको लगता है फिर गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है अगर वायलेंस किसी भी तरीके से हो गई? ज़ाहिर उनकी तरफ से जो हो रहा है उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें आपको कोई ख़तरा नहीं महसूस होता है कि वो ख़तरा फिर होगा पैदा सिस्टम के लिए? देखिए, किसी भी तरह का जो तसादुम है, किसी भी तरह का जो आपस में क्लैश है या सोसाइटी के अंदर कोई इर्ताश है, वो अच्छा तो नहीं है। और हुकूमत की कभी ये चॉइस नहीं होगी, कानून का ये कभी मंशा नहीं होगा। लेकिन शाहजेब साहब एक याद रखिए, गैर मामूली सूरत हाल के लिए गैर मामूली कवानीन, आइन और कानून में बनाए गए हैं। इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आप नॉर्मल कवानीन की बजाय इन कवानीन का सहारा ले सकते हैं, और वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ऐसी सूरत हाल के लिए। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन अगर वायलेंस करेंगे तो वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। अगर इंडिविजुअल वायलेंस की तरफ जाएंगे तो फिर तारीख और लोगों को ये फैसला करना होगा कि जो इंडिविजुअल या जो जमात वायलेंस को ऑफर कर रही है या वायलेंस करने जा रही है, उसके साथ स्टेट को क्या करना चाहिए, ये आपको भी फैसला करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा, हम तो करेंगे ही। बहुत शुक्रिया कि मुज़म्मिल कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान पाकिस्तानी मीडिया और आलमी मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इमरान खान पाकिस्तानी मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यूज़ में सवालों से ज़्यादा तारीफ़ों के जवाब दे रहे होते हैं, मगर जब आलमी मीडिया में उनसे सख्त सवालात होते हैं तो इमरान खान जवाब देने से कतराते हैं या बात को किसी और तरफ ले जाते हैं, मुतमईन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका बयानिया पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है। हाल ही में इमरान खान ने आलमी मीडिया पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए जिनमें उन पर कातिलाना हमले से मुतालिक सवालात हुए, उनके इल्ज़ामात से मुतालिक सवालात हुए, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक सवालात हुए, मगर वो बेशतर सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ही ना दे सके। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन नशरियाती इदारे DW ने इमरान खान का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में इमरान खान से पूछा गया कि आपके पास कातिलाना हमले में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के क्या सबूत हैं, और उनके जवाब पर खातून एंकर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इसे शर्लॉक होम्स की कहानी से जोड़ दिया। ये भी पूछा गया कि आप जब इक़्तिदार में थे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सब ठीक चल रहा था, और अगर
आपको इनसे मसला था तो फिर हुकूमत के दौरान सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब में देखिए इमरान खान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हाल ही में CNN के इंटरव्यू में एंकर ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने खुद पर कातलाना हमले से मुताल्लिक वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस के एक सीनियर अफसर पर इल्ज़ाम लगाए हैं मगर उनका कोई सबूत नहीं पेश किया है। तो इमरान खान इसके जवाब में भी वही कहानी सुनाने लगे जो वो पाकिस्तान में सुनाते हैं और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बड़ी अहम बात है कि पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है और अब तक तहकीकात के ज़रिए कोई ऐसा सबूत सामने नहीं लाया गया है जिसे वो मीडिया के सामने पेश कर सकें। इसके अलावा DW के इंटरव्यू में खातून एंकर ने इमरान खान को ये बताया कि पाकिस्तान से बाहर उनके मार्च को कैसे देखा जा रहा है और ये भी बताया कि कैसे कुछ लोग इस मार्च को मुजाहरे के तौर पर नहीं बल्कि इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त होगा कि आपकी सियासत को तकसीम करने वाले सियासतदानों की तरह देखा जाए जैसा कि अमेरिका के ट्रंप, ब्राज़ील के बोल्सोनारो को देखा जाता है। तो इमरान खान जवाब देने से कतराए और कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके। खुद एंकर ने भी ट्वीट किया कि इमरान खान को इस मवाज़ने से कोई मसला नहीं था। एंकर ने भी लिखा कि मैंने इमरान खान से कहा कि आप तो कुछ शर्लॉक होम्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। जब इमरान खान से पूछा गया या कहा गया कि आपको जमहूरी तरीक़े से निकाला गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें जमहूरी तरीक़े से नहीं बल्कि करोड़ों रुपये लगाकर ऑक्शन के ज़रिए निकाला गया। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान को एक जमहूरी तरीक़े से ही निकाला गया था। उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए थे और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का साथ दिया था इत्तेहादियों ने। उनकी अपनी जमात के किसी भी मेंबर कौमी असम्बली ने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया था जिनके बिकने का वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। इसके अलावा तुर्क चैनल TRT में इमरान खान से फ़ौज के किरदार के हवाले से सवाल हुआ कि क्या वो चाहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करके उनके साथ खड़ी हो जाए या फ़ौज न्यूट्रल रहे। तो इमरान खान ने इसका जवाब देने के बजाय अपनी मिसाल दी कि वो क्रिकेट की 200 साल तारीख में वाहिद कप्तान थे जो न्यूट्रल अंपायर्स लेकर आए थे। मगर पाकिस्तानी मीडिया और अवाम में इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर उन्हें ताने देते हैं, जानवर कहते हैं, क़यामत के दिन से भी डराते हैं। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा कि लंदन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के केस के हवाले से बड़ी खबर आई है। उसके बाद करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले जुलाई 2019 को बरतानवी अखबार डेली मेल की जो रिपोर्ट शाया हुई थी उस हवाले से इस वक्त शरीफ खानदान और डेली मेल बरतानिया में अदालती जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेली मेल और रिपोर्ट शाया करने वाले सहाफ़ी डेविड रोज़ के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। मगर इस हतक इज़्ज़त के दावे पर डेली मेल ने अपना दिफाई जवाब रवां साल ही जमा करा दिया था। यानी डेली मेल अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि उन्होंने कोई हतक इज़्ज़त नहीं की, जिसके बाद डेली मेल के इस दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना जवाब जमा कराना था और उनके दिफा की नफ़ी करनी थी। मगर बाद में शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से इस मामले पर हुक्म इम्तना मांगा था। लेकिन 6 नवंबर को ही शहबाज शरीफ अपनी इस दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए, जिसकी वजह से अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने यह कमा जारी की है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ को अपना तफसीली जवाब 13 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक जमा कराना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अखबार के खिलाफ उनके दावे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर होने वाली समातों से मुतालिक शहबाज शरीफ को डेली मेल के कानूनी अखराजात की अदायगी का भी हुक्म जारी कर दिया है और हिदायत की है कि शहबाज शरीफ 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड डेली मेल को अदा करें। ये क्या सूरत हाल हुई है? लंदन से हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आप इस मामले पर रिपोर्ट करते रहे हैं। नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करती थी, शरीफ खानदान बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करता था कि जी हम ही ने केस किया है, हम ही जीतेंगे। फिर ये कैसे सूरत हाल बन गई है सारी? जी शाहजेब, मैं आपको आज आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान का करंट अफेयर्स जो है मैं आपको विद फुल अथॉरिटी ये बता रहा हूँ। मैंने ऐसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और आज ही देखे हैं जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि डेली मेल ने जो ओरिजिनल जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से एलिगेशन लगाए थे करप्शन के, मैंने ऐसे पेपर देखे हैं जिसमें डेली मेल के वकला ने लिखा हुआ है कि वो इन एलिगेशंस को आने वाले दिनों में डिफेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेली मेल ने जो एलिगेशन लगाए थे, मैं विद अथॉरिटी आपको बता रहा हूँ कि डेली मेल ट्रायल तक अगर ये केस जाता है, डेली मेल उससे पहले इस केस से पीछे हटेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं कि जो लीगल रीजन की वजह से मैं यहाँ पे इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कुछ मैंने देखा है।
अब आते हैं उस कोर्ट ऑर्डर की तरफ जो आज से 3 दिन पहले इशू हुआ है। ये कोर्ट ऑर्डर क्या है? इस कोर्ट ऑर्डर में आप देखिए कि कोर्ट ने जो शहबाज शरीफ को कहा है कि वो 30,000 पाउंड है, वो इसलिए कहा है कि शहबाज शरीफ ने जो स्टे उन्होंने लिया हुआ था केस के ऊपर, प्रोसीडिंग्स का स्टे था, वो उन्होंने विड्रॉ किया। यानी उनके वकील अब ये चाहते हैं कि इस केस का ट्रायल शुरू हो। इस केस के ऊपर शाहजेब मुख्तलिफ स्टेज हैं। इससे पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले डेली मेल ने बहुत सारे स्टेज लिए। डेली मेल का मौक़िफ़ ये था कोविड के दौरान के पहले कोविड था, हम पाकिस्तान से जाकर डिफेंस कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क से हमारी टीम ट्रैवल नहीं कर सकती। कोविड-19 के खतर 1.5 साल तक डेली मेल ने इसके ऊपर स्टे लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना जो डिफेंस था वो जमा करवाया, उसके बाद शहबाज शरीफ के वकील ने उन्होंने एक अपना डिफेंस जमा करवाया। लेकिन उन्होंने किया क्या? इस केस में शहबाज शरीफ को एडवाइस ये था कि उनकी पाकिस्तान की लीगल टीम और लंदन की जो कार्टर की तरफ से कि चूंकि पाकिस्तान में जो FIA के सिमिलर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस चल रहा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का, ये डबल जेपर्डी का यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है कि एक केस एक फैक्ट दो ज्यूरिसडिक्शंस में नहीं चल सकते। उनके वकील ने यहाँ स्टे इस केस के ऊपर इसलिए लिए थे कि पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। वो होने के बाद ये जो स्टे जिसके ऊपर जस्टिस निकलन ने उनको कहा है कि पेनल जो उनको कहा है कि आप 30,000 पाउंड दें, उसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जब पाकिस्तान का FIA का केस खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने चूंकि शहबाज शरीफ ने और डेली मेल ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दोनों ने अग्रीमेंट के साथ इसके ऊपर स्टे लिया हुआ था। और जब शहबाज शरीफ ने अप्लाई किया कि वो स्टे को अब ये चाहते हैं कि स्टे खत्म हो और हम प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएं, ट्रायल की तरफ जाएं, तो डेली मेल ने कहा कि इन्होंने चूंकि मुख्तलिफ स्टेज लिए हैं हमारे साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, अब हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म किए बगैर ये इस स्टे को खत्म करके कहते हैं कि ट्रायल की तरफ जाया जाए। लिहाजा जज को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब तक स्टे की जितनी उनकी कॉस्ट आई है, जो उनकी प्रिपरेशन, जो सबमिशन उन्होंने दी, उन सब के जो मुख्तलिफ 3 से 4 वो बनती हैं, ये वो पैसे हैं जो कोर्ट ने उनको कहा, और कोई भी होता उसको ये वाले पैसे वहां पे देने पड़ने थे। इसमें जो अली इमरान है जो उनके दामाद हैं, उन्होंने डिफर किया। उन्होंने इससे पहले 2 हियरिंग्स में ये कहा कि शहबाज शरीफ का तो पाकिस्तान में केस है, अली इमरान का मौक़िफ़ ये था कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ। अगर शहबाज शरीफ और डेली मेल आपस में स्टे लेते हैं तो वो बेशक लें, मैं केस लड़ना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका मौक़िफ़ ये था। लेकिन जो ये वाला शहबाज शरीफ का पर्टिकुलरली है, ये सिर्फ उन्होंने स्टे वेकेट करने की एप्लीकेशन की और यूनिलैटरल की। तो डेली मेल का जो मौक़िफ़ था वो जज ने एक्सेप्ट किया कि यस इसकी रीजनिंग बनती है कि अब आप इनकी केस दें। और मगर क्यों ऐसा शहबाज शरीफ कर रहे थे? क्योंकि वो जब इतने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे कि तो क्यों ऐसा कर रहे थे कि उनको फिर पेनल्टी देनी पड़ रही है? और ज़ाहिर डेली मेल ने जो अपना जवाब जमा कराया है उसमें तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके पास सबूत मौजूद है। तो जो आपने ज़ाहिर सबूत देखे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आगे डिफेंड नहीं करने का इरादा रखते हैं। और जो डेविड रोज़ हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, जिनकी स्टोरी थी, वो क्या कहते हैं और वो कहाँ हैं अब? शहबाज शाहजेब खान साहब, ये एक लीगल, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और ये स्ट्रेटेजिक मूव क्यों की है ये अगले सिर्फ चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इस मूव का ये लीगल एडवाइस के ऊपर ली गई है और इसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने शहबाज शरीफ ने रिप्लाई एक जमा करवाया इससे पहले, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम जब पाकिस्तान में जो केसेस सारे कंक्लूड हो जाएंगे अब उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई जमा करवाएंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई के लिए अब उनके पास 13 दिसंबर तक का टाइम है। और जो ट्रायल की जो डेट जज ने आज दी है, अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता तो 1 साल के बाद ट्रायल शुरू होगा। लेकिन मैं आपको आज के शो के हवाले से ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे कि शहबाज शरीफ और डेली मेल के जो वकील हैं वो इन कोर्ट प्रोसीडिंग से हटकर बहुत सारे मामला नेगोशिएट कर रहे हैं और मैंने वो पेपर देखे हैं शाहजेब। और डेविड रोज का क्या मौक़िफ़ है और वो कहाँ है इस सारी की सारी एपिसोड में? देखिए, डेविड रोज ने जो आर्टिकल आने के बाद डेविड रोज इस वक्त उन्होंने डेली मेल था उसको छोड़ दिया था। डेविड रोज इस वक्त एक जूश कम्युनिटी का एक बड़ा लीडिंग एक न्यूज़पेपर है, बहुत पुराना अखबार है जूश क्रॉनिकल, वो उसके लिए काम करते हैं। डेली मेल के लिए वो अब काम नहीं करते। लेकिन इस केस में डेविड रोज, चूंकि उन्हीं की रिपोर्ट थी, उनकी और डेली मेल अखबार की जॉइंट स्टडी है। क्योंकि ये केस जो है ये एक्चुअली अखबार के ऊपर है, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स ANL एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड का केस है। लिहाजा जो केस के बारे में क्या आगे जाना है, सेटल करना है, अपोलोजाइज करना है या लड़ना है, ये फैसला अखबार ने लेना है। क्योंकि पैसे उनको पढ़ने हैं, डेविड रोज को नहीं पढ़ने। लिहाजा जो केस के अल्टीमेट इसकी जो ऑनरशिप है वो इस वक्त जो एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड के पास है। और ANL जो मुझे बहुत सारे जो मैंने पेपर्स देखे हैं, मैं वो पेपर्स देखने के बाद मैं आपको विद अथॉरिटी बता रहा हूँ कि एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड और कार्टर रग इस वक्त
आउटसाइड द कोर्ट रूम उनकी नेगोशिएशंस आपस में चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मुर्जा अली शाह, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे, क्या मामलात हैं सारे के सारे केस के। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।